दोस्तों नमस्कार। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत एक व्यवस्था की थी और वो व्यवस्था ये थी कि संसद में लोकसभा के अंदर 550 से ज्यादा सीटें नहीं हो सकती और उसी के तहत मौजूदा समय में 550 से नीचे यानी 543 सीटें हैं। अब सरकार एक बिल लेकर आ रही है। इस बिल का मसौदा आज सांसदों को बांटा गया है और इस मसौदे को आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस मसौदे को संविधान का 131वां संशोधन विधेयक कहा जा रहा है। यानी एक तरफ महिला आरक्षण को पहले लागू करने की बात और इस 131वें संविधान संशोधन के सहारे 550 वाली उस लिमिट को बढ़ाकर 850 करने की बात कही जा रही है। इसका मतलब यह होगा कि संसद में जो सीटें होंगी वो 830 से 850 के बीच होने की संभावना है। 850 तक करने का सीधा मतलब है कि संसद की मौजूदा सदस्य संख्या को सरकार 1.5 गुना बढ़ाना चाहती है। 543 का 1.5 गुना 816 होता है और वही 816, 820, 25, 30 जो भी हो वहां तक लाना चाहती है। सवाल यह है कि इस तरह के विधेयक की ऐसी जरूरत अभी क्या पड़ी थी, क्योंकि जब भी परिसीमन होता है, डिलिमिटेशन होता है, तो डिलिमिटेशन की पूरी एक्सरसाइज के दरमियान अगले डिलिमिटेशन कमीशन के लिए एक समय नियत होता है। पिछला डिलिमिटेशन 1971 की जनगणना के आधार पर जो सीटों की संख्या नियत की गई थी, उस आधार पर 2002 से 2007 के बीच हुआ था। जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया था वो डिलिमिटेशन कमीशन और उसकी सिफारिशों के आधार पर सीटों का रीएडजस्टमेंट हुआ। रीएडजस्टमेंट का मतलब यह है कि जिस राज्य को जितनी सीटें पहले से है उस अनुपात और उस संख्या में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और सीटों को नए सिरे से विद इन द स्टेट यानी राज्यों के भीतर फिर से नई सीटों को गठित कर दिया जाएगा। एससी एसटी को भी आबादी के अनुपात में आरक्षण दे दिया जाएगा। नए सिरे से उनकी संख्या और प्रतिशत के आधार पर एससी एसटी की सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी और जो जनरल सीटें हैं उन्हें जनरल छोड़ दिया जाएगा। यह एक विवाद रहित प्रक्रिया है। लेकिन पिछले परिसीमन आयोग ने एक सिफारिश भी की। आमतौर पर वो सिफारिश अगले परिसीमन को लेकर की जाती है। वो सिफारिश ये थी कि जो अगला परिसीमन आयोग गठित होगा वो 2026 के बाद की जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर गठित किया जाएगा। अब पिछली जनगणना यदि समय पर हुई रहती तो 2021 में होती और उसका सीधा अर्थ होता कि अगली जनगणना 2031 में होगी, यानी 2026 के बाद की पहली जनगणना 2031 में होगी और उसी आधार पर नया परिसीमन आयोग गठित होगा। सीटों को नए तरीके से रीएडजस्ट किया जाएगा। लेकिन बात इस समय रीएडजस्टमेंट की नहीं, बात इस समय चल रही है सीटों को बढ़ाने की। अब सीटों को बढ़ाने के लिए जनसंख्या एकमात्र क्राइटेरिया माना जाता है। जनसंख्या 1971 की जो आई थी उसी आधार पर सीटों की संख्या को नियत किया गया और सीटों की संख्या जो नियत किया गया उसके मुताबिक ही बिहार को आज 40 सीटें हैं, झारखंड बनने के पहले 54 सीटें थी, उत्तर प्रदेश को 85 सीटें थी उत्तराखंड बनने के पहले, मौजूदा समय में 80 सीटें हैं, कर्नाटक को 28 है, महाराष्ट्र को 48 है, बंगाल को 42 है, तमिलनाडु को 39 है, केरल को 20 लोकसभा सीटें हैं। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा कुछ और है। सरकार की मंशा दरअसल ये है कि सीटों की संख्या जो 300 के करीब बढ़ाई जाएगी उसमें 200 के करीब सीटें हिंदी भाषी भारत और गुजरात में बढ़ेंगी। यानी जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रांग होल्ड है वहीं पर सीटें ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि उन राज्यों में जिसे काउ बेल्ट कहते हैं वहां जनसंख्या का अनुपात बहुत तेजी से बिगड़ा है। वहां पर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाए। लिहाजा जनसंख्या के अनुपात में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में सीटें बढ़ा दी जाए और तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्य जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल में एक बेहद शानदार नमूना पेश किया, उन्हें कहीं ना कहीं जनसंख्या कंट्रोल करने की सजा परिसीमन के नाम पर उनकी सीटों का अनुपात कम करके दी जाए। असल एक्सरसाइज यही है और इसके लिए बहाना लिया जा रहा है कि 33% सीटें महिलाओं को देनी। सवाल यह है कि महिला आरक्षण तो किसी और तरीके से भी लागू किया जा सकता था।
महिला आरक्षण मौजूदा 543 में भी 1/3 सीटों को रिजर्व करके किया जा सकता था। और भी उससे शानदार परिस्थिति ये थी कि 33% क्यों, आधी आबादी को आप 50% आरक्षण दो और हर राजनीतिक दल, चाहे केंद्रीय स्तर पर पंजीकृत हो, राष्ट्रीय दल, राज्य स्तर पर रजिस्टर्ड हो, या फिर मान्यता प्राप्त ऐसी पार्टियां जो ना तो केंद्र में ना राज्य में लेकिन चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, उन सभी पार्टियों के लिए मैंडेटरी कर दिया जाए कि वो जिस किसी भी राज्य में चुनाव लड़ेंगी, जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, उसमें आधे टिकट महिलाओं को दे। ये बेहद शानदार फॉर्मूला था, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन इस पर आपत्ति क्यों है? क्यों महिलाओं को आरक्षण देने की बजाय उसे पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? इस बात को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों में एक बेचैनी है। एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में दक्षिण के कई राज्यों के मुख्यमंत्री इकट्ठे हो रहे हैं और खुले विरोध की बातें कर रहे हैं। और उनके विरोध करने का तरीका भी जायज है, उसे उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे को हम गलत नहीं ठहरा सकते। आज की तारीख में तकरीबन 5.5% के करीब सीटें संसद के अंदर, 5.5% नहीं, 7-7.5% सीटें लोकसभा के अंदर तमिलनाडु की है। उनके पास जितने प्रतिशत सीटें हैं, क्या यह परिसीमन आयोग ये गारंटी लेगा कि वो उतनी ही सीटें रहेंगी? एक सवाल ये है। दूसरा एक व्यवहारिक सा सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये उठता है कि मौजूदा दौर में संसद में 750 के करीब एमपी हैं, 543 लोकसभा में और 245 राज्यसभा में। क्या इन सभी सांसदों को इस देश में नीति निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष तौर पर हिस्सेदार बनाया जाता है? ज्यादातर मौकों पर देखा जाता है कि सांसदों का इस्तेमाल पार्टी व्हिप के डंडे से डराने के लिए किया जाता है। सांसदों का इस्तेमाल अपने पक्ष में वोट डलवाकर किसी बिल को पास कराने के लिए किया जाता है। किसान बिल पर आप सबने देखा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किस तरह से वॉइस वोट से, ध्वनि मत से किसान बिल को पारित करा दिया और जिसके विरोध में 13 महीने तक इस देश के किसान अनशन और धरने पर बैठे रहे। तब जाकर मोदी सरकार ने उन 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया था। परंपरा तो यह है कि अगर एक सांसद भी वोटिंग की डिमांड करता है तो किसी भी हाउस में वोटिंग कराई जाए, लेकिन हरिवंश जी ने वोटिंग को की मांग को सीधे सिरे से खारिज कर उसे ध्वनि मत से पास घोषित कर दिया था। मौजूदा समय में जितने सांसद हैं, क्या उनसे काम लिया जा रहा है? कितनी कमेटियों की सिफारिशों को कैबिनेट मानती है? संसदीय समिति जितनी सिफारिशें करती है, अलग अलग विभाग की संसदीय समितियां कितने को मानते हैं? दूसरी परिस्थिति, हमारे जनता के अंदर भी एक अलग तरह का जो मनोविज्ञान विकसित हुआ है, उससे भी संसदीय लोकतंत्र में कहीं ना कहीं एक विकृति आती हुई दिखी है। जब से सांसदों के लिए फंड की व्यवस्था हुई 1993-94 के दौर से, उसके बाद से जनता ने सांसदों को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। जैसे सांसद का काम शादी विवाह और 13वीं में जाकर के भोज खाना हो, सांसद का काम सोलिंग और नाला बनवाना हो, सांसद का काम इलाके में जाकर किसी शोरूम का उद्घाटन करना हो और सांसद फंड का ब्यौरा जनता को देना हो, यही काम है। सांसद फंड जैसी व्यवस्था इस देश में सांसदों के लिए कोढ़ साबित हो रही है, क्योंकि जनता का नजरिया सांसदों के प्रति बदलता चला गया। पहले ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनती थी कि जनता ये कहे कि क्षेत्र में सांसद दर्शन क्यों नहीं देते। ये दर्शन देने वाली बात जिस गलत तरीके से प्रचारित की गई और जनता के बीच गई, उसके बाद से सांसदों को कहीं ना कहीं एक ठेकेदार के नजरिए से जो देखने की प्रक्रिया शुरू हुई। राजनीति में जब अनपढ़ और कुपढ़ लोगों की जमात खड़ी हो जाती है तो अक्सर यही प्रक्रिया एक विधि सम्मत व्यवस्था का अभिप्राय बनना शुरू हो जाती है। लेकिन क्या मौजूदा दौर में हमारी संसद और हमारे सांसद इसी नियति के लिए बने हुए हैं? हकीकत यह है कि आज संसद के अंदर इस बिल का विरोध होना चाहिए, क्योंकि इस बिल के पीछे महिला आरक्षण देना, आधी आबादी को राजनीतिक न्याय देना कोई मुद्दा है ही नहीं। इस बिल के पीछे का सीधा मकसद है कि बीजेपी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के भीतर से, जो जहां बीजेपी के मजबूत गढ़ है, आज तो बिहार में भी उनका मुख्यमंत्री तय हो गया, तो हिंदी भाषी भारत और गुजरात के को मिला करके इतनी सीटें हो जाए जहां से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बहुमत के लायक सीटें मिलती रहे। इस मकसद से महिला आरक्षण का बहाना लेकर के
जो ये विधेयक पास कराने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए विपक्ष को एक मजबूती से सामने आना चाहिए, उसी मजबूती से सामने आना चाहिए, उसी लोकतांत्रिक मजबूती से सामने आना चाहिए जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश हो या नहीं हो, इस मुद्दे पर विपक्ष सामने आया था। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर यह बिल पेश किया जाए या नहीं किया जाए, उस पर 198 सांसदों ने वोट दिया और उसी वक्त यह तय हो गया कि यह बिल जब कभी भी पेश होगा और वोटिंग के लिए आएगा, यह बिल पारित नहीं हो सकता। ऐसे बिल को पास कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत दोनों सदनों में अलग अलग चाहिए। लोकसभा की जो ताकत है 543 सीटों की है। अभी 543 में यदि सभी लोग वोट करते हैं तो 543 का 2/3 362 होता है। विपक्ष के पास, इंडिया गठबंधन के पास जनता ने 234 सीटें दी है। अगर 190 सांसद भी विरोध में वोट कर दें तो यह बिल पास नहीं हो सकता। और इस बिल का पास नहीं होना ही मौजूदा दौर में लोकतंत्र के लिए उचित है, क्योंकि इस बिल के पीछे की मंशा साफ दिखाई दे रही है कि बिल्कुल अलग है और इस देश के अंदर संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाली दिखाई दे रही है। आखिर महिला आरक्षण को लेकर सरकारें जागरूक क्यों नहीं है? आधी आबादी को न्याय देने को लेकर सरकारें जागरूक क्यों नहीं है? राजनीतिक दल जागरूक क्यों नहीं है? यह सवाल बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि यह काम राजनीतिक दलों का है कि वो टिकट दें, महिलाओं को सांसद बनाए, उन्हें आरक्षण के द्वारा किसी तरह से एक जोर जबरदस्ती के रास्ते से आरक्षण देने की कोशिश अगर की जा रही है, इससे तो लोकतंत्र आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर राजनीतिक दलों के ऊपर ही अगर उन्हें मैंडेटरी कानून के तहत बांध दिया जाए कि आप 33% या आधी सीटें महिलाओं को टिकट दें, तो सब कुछ तय हो जाएगा। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझा जा सकता है कि कैसे राजनीतिक दलों को बांध करके ही महिला आरक्षण को ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू कराया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी का ही उदाहरण लेते हैं। कांग्रेस पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में 18 सीटों पर लोकसभा में चुनाव लड़ती है, 80 लोकसभा सीटें वहां है, गठबंधन में मान लीजिए कि 18 सीटों पर लड़ती है, 18 सीटों में वो 9 सीटें महिलाओं को दे, इस तरह के कानून आने चाहिए। अगर उन 18 सीटों में 4 सीटें वो रिजर्व सीटें लड़ती है तो उन 4 में 2 पर महिलाओं को टिकट दे, 14 सीटें सामान्य लड़ती है, उनमें 7 पर महिलाओं को टिकट दे। इस तरह का एक विवाद रहित विधान बनाने की कोशिशें क्यों नहीं होती? नरेंद्र मोदी सरकार को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण बिल पारित कराने के लिए, एक विधेयक लाने के लिए पिछली सरकार में, पिछली लोकसभा में विशेष सत्र बुलाना पड़ा था। वो विधेयक पारित भी हो गया। उस वक्त बीजेपी के पास खुद ही 303 सांसद थे, कोई दिक्कत नहीं थी। वो बिल पारित भी हो गया। कहा गया कि अब अगले दशक में लागू होगा। फिर जब वो लाया गया बिल, उसके बाद नए बिल की जरूरत क्यों है? यानी अपने ही बिल पर इतना अविश्वास क्यों है कि क्योंकि एक कानून जिसे पास कराया वो लागू भी नहीं हुआ, उसका नफा नुकसान भी जनता और देश ने नहीं देखा और नए कानून की तरफ आप बढ़ गए। दरअसल कहीं ना कहीं मौजूदा समय में असली समस्याओं से जी चुराने के पीछे जो मानसिकता है, वही मानसिकता सत्ता और सिस्टम पर हावी होती जा रही है। सवाल ये उठता है कि उस मानसिकता के सहारे क्या संसद और सिस्टम को चलाया जाएगा? कांग्रेस पार्टी समेत पूरे विपक्ष को बिल के ड्राफ्ट समय पर क्यों नहीं दिए गए? आज बिल के ड्राफ्ट मुहैया कराए जा रहे हैं। किसी स्टैंडिंग कमेटी में इस बिल को भेजा नहीं गया। संसद के अंदर सांसदों की भूमिका को सीमित कर दिया गया। बिल पेश होने के 48 घंटे पहले ड्राफ्ट मुहैया कराया जा रहा है। क्या आधी आबादी को न्याय देने की ऐसी कोशिशों को तर्कसंगत माना जा सकता है? एक तरफ ये इंडिया गठबंधन के लिए भी अग्नि परीक्षा है, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सबके लिए अग्नि परीक्षा है। और थोड़ा इससे आगे बढ़ करके देखने की कोशिश करें तो सवाल ये उठता है कि परिसीमन की एक्सरसाइज के लिए जनगणना के आंकड़ों का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा? जनगणना के आंकड़े, अभी जो जनगणना शुरू हुई है 2027 के में आएंगे, 27 के बाद भी नए परिसीमन आयोग का गठन हो सकता था, 27 के बाद भी नए परिसीमन आयोग के गठन के लिए बिल लाया जा सकता था। अभी इतनी हड़बड़ी क्यों है? 2011 की जनगणना के आधार पर 2027 के आंकड़ों का इंतजार किए बिना नया परिसीमन आयोग लाने के लिए बिल क्यों लाया जा रहा है? ये अपने आप में
16 साल में इस देश की डेमोग्राफी भी बहुत ज्यादा बदली है। इसको देखकर समझा जा सकता है कि सरकार की जल्दबाजी इतनी क्यों है। 12 साल नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता में आए हुए हो गए। 12 सालों के अंदर इस देश की आधी आबादी को न्याय दिलाने के लिए कोई फॉर्मूला नजर नहीं आया। जो फॉर्मूला नजर आया, जो बिल पास हुआ, उसे लागू हुए बिना नए बिल की जरूरत आ गई। इन सारे सवालों पर क्या संसद के अंदर कोई सार्थक बहस होगी, या निशिकांत दुबे जैसे सांसद कहीं ना कहीं इसको भी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और जवाहरलाल नेहरू तक ले जाने की कोशिश करेंगे कि नेहरू ने यह किया और इंदिरा गांधी ने यह किया और नरसिम्हा राव ने यह किया। मौजूदा दौर में दोस्तों सत्ता और सिस्टम इसी तरह से चल रहा है और इसी तरह से संसद को भी मजाक बना दिया गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कथन एक बार फिर से प्रासंगिक हो जाता है कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। लेकिन ये ऐसा दौर है जहां सड़कों पर सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ निकलने वाले लोगों को खान मार्केट गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग के अलग अलग उपाधियों से विभूषित कर दिया जाता है। लेकिन इस दौर में लोकशाही लोक पथ से नहीं चलेगी, जनता के बीच स्ट्रीट से नहीं चलेगी, तो क्या लोकशाही ब्यूरोक्रेसी के द्वारा सेवा तीर्थ के नाम से जो एक नया शासन तंत्र का भवन बनाया गया है वहीं से चलाने की कोशिश होगी। पुरानी संसद से नई संसद में आते ही संसद क्या अपनी अहमियत खोता जा रहा है? इन सारे सवालों पर पूरे विपक्ष को बैठकर सोचना होगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी सोचना होगा कि आखिर कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई जिसमें इस बिल को आनन फानन में लाने की जरूरत पड़ी। महिलाओं के वोट का इस्तेमाल किस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार में अपने पक्ष में किया, महिलाओं की राजनीतिक जागृति को किस तरह से अलग अलग राज्यों में राजनीतिक दल इस्तेमाल कर रहे हैं, ममता बनर्जी एक महिला के रूप में पश्चिम बंगाल में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पैर नहीं जमने दे रही है, इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं महिला वोटर्स के भीतर ही विपक्ष को येन केन प्रकार कैसे विलन साबित कर दिया जाए, इन्हीं कोशिशों के तहत ये विधेयक लाया गया है। साफ प्रतीत होता है कि इन्हीं कोशिशों के तहत लाया गया है। लेकिन देखते हैं, विपक्ष को इस ट्रैप में तो आना नहीं चाहिए, लेकिन क्या वाकई विपक्ष इस ट्रैप में आ जाएगा? डिमोनेटाइजेशन के वक्त भी यही कहा गया कि नोटबंदी से काला धन खत्म होगा, टेरर फंडिंग रुकेगी। लेकिन मनमोहन सिंह ने जो बात नोटबंदी के वक्त कही थी कि देश की अर्थव्यवस्था को 2% का हिट मिलेगा, वो उससे कहीं ज्यादा हिट मिला और मनमोहन सिंह की कई बातें सत्य साबित हो गई। लेकिन जिन लोगों को नोटबंदी के रास्ते देश की अर्थव्यवस्था में सफाई नजर आ रही थी, वो आज भी नोएडा के अंदर जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें भी वो अपनी सफाई देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस सफाई के बीच क्या सत्ता भी अपनी सफाई देगी? अमेरिका के साथ अपमानजनक डील की परिस्थितियां कैसे पैदा, पाकिस्तान कैसे ईरान के मामले में मध्यस्थ बन गया? दिल्ली से यह सवाल देश को पूछना चाहिए था, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है, देश मौन हुआ पड़ा है। और देखते हैं इस तरह के विधेयक के मामले में किस तरह से सिविल सोसाइटी की प्रतिक्रिया होती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।